नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती और आज मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर है। हम आपको कोई खबर बताने के लिए यहाँ पर नहीं बैठे हैं। सोचा कि कुछ इंटरेस्टिंग बताया जाए, कुछ पुरानी बातें। समय बीतता जा रहा है और जो समय बीत रहा है वो हमारा इतिहास है। कई सारे जो किस्से हैं किताबों में दर्ज है और कई सारी चीज़ें हमें नहीं पता, हमारे दर्शकों को नहीं पता। लेकिन आप कल ही मुझे एक किस्सा बता रहे थे, मैंने कुछ सुना उसका। जी। और ये जो किस्सा है वो भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किस्सा आप सुना रहे थे। और मुझे ये बहुत अजीब लगा कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू की बेटी, राजीव गांधी की माँ, इतनी शक्तिशाली महिला, और एक समय ऐसा आया कि उनके पास चढ़ने के लिए गाड़ी नहीं थी। ये कौन सा किस्सा है? फिर आपने कहा कि एक बिहारी था जिन्होंने उन्हें गाड़ी दी चढ़ने के लिए और उसके बाद जो है बहुत चीज़ें बदल गई। वो किस्सा हमें सुनाइए और हमारे दर्शकों को भी कि आखिरकार कौन थे वो। देखिए गरिमा, आपने बिल्कुल सही सुना जो मैं कल सुना रहा था, बता रहा था जी। ये कहानी है इंदिरा गांधी की। देखिए, आपने जैसा कहा, मैं लगातार पढ़ता रहता हूँ और एक कहानी है बिहारी की कि जब बिहारी किसी के साथ होता है तो दोस्ती कैसे निभाता है। संकट में जब आप होते हैं तो बिहारी कैसे तमाम मुश्किलों को सहते हुए भी आपके साथ खड़ा हो जाता है। तो देखिए, जब मैं पढ़ता हूँ, लगातार पढ़ता हूँ, मेरे पास दो किताबें हैं अभी। पहली किताब है सागरिका घोष की, देश की जानी मानी जर्नलिस्ट है। उन्होंने इंदिरा गांधी पर एक किताब लिखी, असुरक्षित बेटी, अकेली पत्नी, राष्ट्रीय नायिका और निर्मम तानाशाह इंदिरा गांधी, भारत की सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री। और दूसरी किताब जो मेरे पास है वो भी देश के जाने माने पत्रकार संतोष भारतीय की है, बीपी सिंह, चंद्रशेखर, सोनिया गांधी और मैं। तो देखिए, कहानी इंदिरा गांधी की ये तब की है। आपको पता है कि इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई जी, और इमरजेंसी लगाने के बाद वो तानाशाह हो गई। देश ने उन्हें खारिज कर दिया। 1977 का इलेक्शन आपको याद होगा, जब पूरे देश में इंदिरा गांधी के खिलाफ माहौल था और गली गली में नारा गूंज रहा था, गली गली में शोर है, इंदिरा गांधी चोर है, देखो देखो रे इंदिरा का खेल, 16 रुपए बिके करुआ तेल। तो ये उस जमाने की बात है, नारे थे, पॉलिटिकल नारे थे। तो 1977 में इंदिरा गांधी अपदस्थ हो गई, कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई जी। खुद इंदिरा गांधी भी चुनाव हार गई और देश के प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। तो देखिए, ये वो दौर था जब दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री को भी बंगला नहीं मिलता था। अच्छा, ठीक है ना। इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू की बेटी, और सुरक्षा के भी इतने सारे लफड़े नहीं थे। तो इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। इंदिरा गांधी पिछले 13 वर्षों से, 13 ईयर्स से वो रह रही थी एक सफदरगंज रोड में, दिल्ली के एक सफदरगंज रोड में, जहां वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की हैसियत से रहने को आई थी। बहुत बड़ा बंगला नहीं था, लेकिन एक शासन और सत्ता का प्रतीक बन गया था क्योंकि इंदिरा गांधी उसमें रहती थी। तो जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कोई मौका ही नहीं छोड़ा। देश का माहौल भी ऐसा था कि इंदिरा गांधी को परेशान करना है। देश में जो नई सरकार बनी थी वो इस काम में लगी हुई थी कि इंदिरा गांधी को एक अदना सा औरत बना दे। लेकिन लोगों ने समझा नहीं था कि इंदिरा गांधी पलटवार करने की क्षमता भी रखती हैं। तो इंदिरा गांधी का बंगला, बगैर यह जाने हुए कि इंदिरा गांधी के पास रहने का कोई दूसरा विकल्प नहीं है, दिल्ली में कोई अपना मकान नहीं है। ठीक है, अब आप कह सकते हैं कि आनंद भवन की चर्चा कर सकते हैं, जो नेहरू का खानदानी मकान था। तो 1970 में इंदिरा गांधी ने आनंद भवन का मालिकाना हक, उसे खानदानी जो घर था उसे संग्रहालय के रूप में तब्दील कर दिया था। तो वो सार्वजनिक संपत्ति हो गई थी। तो इंदिरा गांधी का सामान एक सफदरजंग रोड से जनता पार्टी की सरकार ने बाहर फेंकवा दिया। समझिए, तो अब इंदिरा गांधी कहां जाए? देखिए, मैंने जो हवाला दिया इस पुस्तक से है, फिर दूसरी इस पुस्तक से है, और तीसरी जो बात है जो बिहार के बारे में संदर्भ में है, अभी हाल में मुझे तमिलनाडु कैडर के आईपीएस हैं, बहुत सीनियर आईपीएस हैं, उन्होंने ये किस्सा सुनाया और ये किस्सा आखिर में जुड़ेगा किंग महेंद्र से। जेडीयू के सांसद जो मैं बिहारी की बात कर रहा था,
जो बिहार के सबसे दौलतमंद व्यक्ति जिनका निधन पिछले दिनों हुआ है। तो ये कहानी उन्होंने भी स्वयं सुनाई है। तो हुआ ये कि जब इंदिरा गांधी का सामान बाहर फेंका गया, संतोष भारतीय की किताब में इस बात का जिक्र आता है कि चंद्रशेखर, जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने, उन्होंने मोरारजी देसाई से इस बात के लिए लड़ाई लड़ी कि इंदिरा गांधी के साथ इस तरीके का सलूक नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन सरकार का मिजाज खराब था। तो इंदिरा गांधी अब कहां रहने को जाए? इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी ने महरौली में एक जमीन खरीदी थी। वहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, लेकिन कंस्ट्रक्शन का काम पूरा नहीं हुआ था। राजीव गांधी मकान बनवाने में लगे थे, लेकिन जनता पार्टी की सरकार इतनी आक्रामक थी कि महरौली में जो मकान बन रहा था इंदिरा गांधी का, राजीव गांधी का, वहां की जमीन को गड्ढे करके तलाशी ली गई, क्योंकि यह उम्मीद थी, यह सब कुछ इसमें जिक्र है कि ये उम्मीद थी कि इस जमीन के भीतर इंदिरा गांधी ने बेशुमार दौलत, बेहिसाब दौलत कहां रखी है। तो उस जमाने में मेटल डिटेक्टर से जमीन को गड्ढा किया गया, खोदा गया, कुछ नहीं मिला। इंदिरा गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। तो इंदिरा गांधी अब कहां जाए? तो आखिर में एक व्यवस्था हुई। दिल्ली में एक और रोड है, ब्लिंगटन क्रेसेंट रोड। मोहम्मद यूनुस उनके जानने वाले पुराने थे, और यह समस्या इसलिए खड़ी हुई थी कि तमाम कांग्रेस के दिग्गज चुनाव हार गए थे, और जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे, इंदिरा गांधी की ये स्थिति देखकर उनसे मुंह मोड़ चुके थे। वैसे नेता भी जो कह रहे थे इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा, तो वे लोग भी, इंदिरा गांधी बिल्कुल अकेली हो गई थी। राजीव गांधी, संजय गांधी दोनों बहुएं, यानी वक्त बुरा आया तो सभी ने छोड़ दिया। लेकिन देखिए, इंदिरा गांधी कुछ मामलों में, देखिए इस किताब में जिक्र है कि जब इंदिरा गांधी एक सफदरजंग रोड खाली कर रही थी तो अलमीरा हटाए जा रहे थे। तो अलमीरा के पीछे धूल जमी होती है। तो इंदिरा गांधी, देखिए जब दूसरे नेता होते हैं तो जब वो मकान छोड़ते हैं ना, तो जैसे तैसे गंदा तंदा कर छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन इंदिरा गांधी ने ये काम नहीं किया। जब अलमीरा हटाई जा रही थी तो उन्होंने पीछे धूल देखा। तो पहले तो जो सफाई के स्टाफ थे उन्हें डांट लगाई कि तुम लोग सफाई ठीक से नहीं करती थी, लेकिन बाद में वो खुद झाड़ू लगाकर, ताकि यदि उस पर मोरारजी देसाई रहने को आ रहे हैं तो उन्हें साफ सुथरा, मोरारजी देसाई देखिए दूसरा बड़ा बंगला भी ले सकते थे, एक सफदरजंग रोड बहुत बड़ा बंगला नहीं था। तो खैर चलिए, अब वो आ गए ब्लिंगटन क्रेसेंट रोड में, जो मोहम्मद यूनुस ने उनके लिए खाली किया था। बहुत छोटा सा बंगला था। अब उसी बंगले में इंदिरा गांधी, उनकी पूरी फैमिली, 5 कुत्ते जो उनके पेट थे, एनिमल्स, किताबें और कहने के लिए तमाम सारी बातें थी। लेकिन इंदिरा गांधी के पास जो पक्के में उस समय जो आय का स्रोत बच गया था, वो जवाहरलाल नेहरू की लिखी हुई किताबों से मिलने वाली रॉयल्टी थी, जो उस जमाने में करीब साल में 1 लाख रुपए आती थी। तो अब आ गई यहां रहने, कोई मिलने वाला नहीं होता था, और मिलने वाला भी कैसे हो? वहां इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग बैठे होते थे। कहा जाता है, किताब में ही जिक्र है कि जो इंदिरा गांधी जहां रहने गई थी मोहम्मद यूनुस के घर में, वहां जो फोन लगा था उसकी टैपिंग हो रही थी, बातचीत सुनी जा रही थी। तो डर के मारे कोई जाए नहीं। तो इंदिरा गांधी ने सोचा कि अब मेरी जिंदगी कैसे चलेगी। तो कांग्रेस पार्टी के लोग दूर चले गए थे, लेकिन अब परिवार के भीतर जो संबंध है थोड़े और भी मजबूत हो गए थे, क्योंकि फुर्सत था, जगह छोटी थी। लोग यह भी कहने लगे कि इंदिरा गांधी एक कमरे से दूसरे कमरे में दिन में 4 बार जाती हैं, तो वो बिल्कुल वो पागलों की तरह होने लगी हैं। तो यह भी विरोधी और ये मीडिया में तमाम खबरें आने लगी, वो पागलों की तरह होने लगी। लेकिन इंदिरा गांधी ने अपना समय बैडमिंटन खेलने में और इन सब चीज़ों में लगाना शुरू किया। खुद खाना भी बना लेती। नटवर सिंह और पुपुल जयकर, उनके जो पुराने जानने वाले मित्रों में भी रहे, उन्होंने कहा कि उबला हुआ अंडा खिला देती थी जब जाते थे मिलने। तो इंदिरा गांधी, ये सब चल रहा था, क्या हो क्या नहीं हो। नटवर सिंह ने बताया कि जब ये मिलने गए तो इंटेलिजेंस ब्यूरो वालों ने पहले बाहर ही घेर लिया और कहा कि नंबर लिखवाइए। तो मिलने वाला भी कोई नहीं होता था। लेकिन इंदिरा गांधी के कुछ पुराने मित्र या कहिए जानने वाले जो विदेशों में थे, वे उनकी मदद करना चाहते थे, मदद कर रहे थे। उनमें से एक स्वराज पॉल भी थे, यूनाइटेड किंगडम वाले,
क्योंकि स्वराज पॉल की बेटी ल्यूकेमिया ग्रस्त हुई थी, तो इंदिरा गांधी ने मदद की थी। तो स्वराज पॉल ने कहा था कि इंदिरा जी, आज आप गर्दिश में हैं, जब तक मेरे पास खाने को रहेगा तब तक पहली रोटी आप खाएंगे। ठीक है। तो देखिए, अब बिहारी की बात आती है, जो तमिलनाडु कैडर के आईपीएस मुझे बता रहे थे किंग महेंद्र के बारे में। महेंद्र प्रसाद बिहार के सबसे दौलतमंद जेडीयू के सांसद, जिनका निधन पिछले दिनों हुआ है, जहानाबाद के रहने वाले। तो महेंद्र प्रसाद, अब देखिए, घर तो मोहम्मद यूनुस का था, लेकिन अब इंदिरा गांधी के पास चढ़ने के लिए गाड़ी भी नहीं थी कि किस गाड़ी से वो यदि दिल्ली में जाना चाहें तो किसी न किसी से गाड़ी मांगनी होती थी। मतलब इतनी बुरी हालत में आ गई, सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री की हो गई थी। तो अब क्या हुआ कि देखिए, इंदिरा गांधी की जिंदगी को आप जानते हो, यदि आप राजनीतिक घटनाक्रम जानते हो, तो इंदिरा गांधी के दो बहुत ही भरोसेमंद उनके कार्यालय में सचिव हुआ करते थे, आर.के. धवन और दूसरे माखनलाल पोतेदार जी। तो जब इंदिरा गांधी के पास ही रहने के लिए नहीं रहा कुछ, तो ये आर.के. धवन और माखनलाल पोतेदार के लिए कहाँ रहता? तो ये दोनों किराए के मकान में, निजी मकानों में, किराए के मकान में रहने को चले गए। तो महेंद्र प्रसाद एरिस्टो फार्मा बना चुके थे और फार्मा इंडस्ट्री में बड़े नाम होते जा रहे थे, दौलत इनके पास आ गई थी जी। तो इन्होंने दिल्ली में एक मकान खरीदा था बसंत विहार में, जो आज भी उनके पास है, जहां उनके परिवार के दूसरे लोग रहते हैं। तो ये जो बसंत विहार का मकान था, देखिए, महेंद्र प्रसाद के दिमाग में कहीं से भी राजनीति नहीं थी और महेंद्र प्रसाद फार्मा इंडस्ट्री में बहुत तेजी से ग्रो कर रहे थे। तो ये माखनलाल पोतेदार, जो इंदिरा गांधी के निजी सचिव हुआ करते थे, वे उसी बसंत विहार कॉलोनी में, जो किंग महेंद्र का घर था, वहां किराएदार के रूप में आ गए। तो माखनलाल पोतेदार किराएदार के रूप में आ गए। दिन भर वे इंदिरा जी के पास होते, शाम को अपने घर आते। तो ये सारी कहानी चलती रही। तो इसी बीच में क्या किया किंग महेंद्र ने, किंग महेंद्र माखनलाल पोतेदार से मिलते तो ये सब सारी कहानियां सुनते कि इतनी मुसीबतें हैं, इतनी परेशानियां हैं, लेकिन किंग महेंद्र को लग गया था कि नहीं, ये आयरन लेडी है। तो किंग महेंद्र के पास एक फिएट कार थी। अच्छा। तो किंग महेंद्र ने माखनलाल, और उस जमाने में तो फिएट कार बहुत बड़ी चीज, बहुत प्रीमियर कार थी। तो किंग महेंद्र ने माखनलाल पोतेदार के माध्यम से इंदिरा गांधी से संपर्क किया और उन्होंने अपनी फिएट कार इंदिरा गांधी को उस मुसीबत वाले समय में दे दी, बिना कुछ सोचे समझे कि सरकार इतनी खिलाफ है, सरकार इंदिरा गांधी को बाहर कर सकती है, तो जो उन्हें मदद करने वाले लोग हैं उन्हें दंडित भी कर सकती है। तो भय नहीं हुआ। जो मैं कह रहा था कि बिहारी डरते नहीं है जब किसी के साथ खड़े होते हैं। तो उन्होंने फिएट कार दे दी। देखिए, फिएट कार का जो वर्णन है वो इस किताब में भी है। अच्छा। कि इंदिरा गांधी जब फिएट कार आ गई तो उनके एक और मित्र हुआ करते थे, डॉक्टर माथुर। तो डॉक्टर माथुर ड्राइव करते थे और इंदिरा गांधी को जब जरूरत होती थी एम्स जाना या वहां जाना, तो उन्होंने फिएट कार दे दी। तो उसी फिएट कार का इंदिरा गांधी इस्तेमाल करने लगी। महेंद्र प्रसाद किंग महेंद्र को, अब भी किंग महेंद्र तो कहलाते नहीं थे उसमें, अब तक कोई राजनीति का शौक या राजनीति मेरे मन में है, इस बात की संभावना भी नहीं थी। लेकिन जब इंदिरा गांधी के दिन सुधरे, 3 साल से भी तो कम वक्त लगा था ना, और जब देश ने देख लिया ये जनता पार्टी की सरकार देश नहीं चला रही है, तो 1977 में जो नारा लग रहा था, गली गली में शोर है, इंदिरा गांधी चोर है, देखो देखो रे इंदिरा का खेल, 16 रुपए बिके कड़ुआ तेल, वही 3 साल के भीतर नारा कैसे बदला? आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को बुलाएंगे। तो इंदिरा गांधी अब उस स्थिति में आ गई कि फिर से हम चुनाव और देश में धमाकेदार, मतलब कमबैक करने जा रही थी इंदिरा गांधी। तो टिकटों का फैसला हो रहा था जी। तो इंदिरा गांधी को अचानक याद आया महेंद्र प्रसाद का, कि महेंद्र प्रसाद बिहार वाले जिन्होंने मुझे फिएट कार दी। तो उन्हें इस बात का स्मरण था कि ये महेंद्र प्रसाद जो हैं वे गया के रहने वाले हैं। अच्छा। जहानाबाद नहीं जानती थी, जैसा मुझे तमिलनाडु कैडर के आईपीएस बता रहे थे। किंग महेंद्र ये किस्से उन्हें सुनाया करते थे जब वे स्वस्थ थे और जब वे दिल्ली आया करते थे, तमिलनाडु कैडर वाले आईपीएस। तो महेंद्र प्रसाद का ख्याल आया तो उन्होंने माखनलाल पोतेदार को कहा कि महेंद्र प्रसाद को बुलाओ।
तो इंदिरा जी ने बुलाया और इंदिरा जी ने कहा कि आप गया से चुनाव लड़ लीजिए, कांग्रेस की आंधी है। तो महेंद्र प्रसाद को समझ में नहीं आया कि क्या कर रही है इंदिरा जी, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं, क्योंकि उन्होंने सोचा ही नहीं था और कोई हसरत ही नहीं थी। तो महेंद्र प्रसाद ने पहले कहा कि मैडम मैं गया से कहां से चुनाव लड़ लूंगा, गया तो रिजर्व सीट है, वहां तो हम चुनाव लड़ ही नहीं सकते हैं। तो फिर इंदिरा जी ने पूछा कि आप रहने वाले कहां के हैं, तो उन्होंने जहानाबाद की चर्चा कर दी। ये 1980 के चुनाव की बात है। तो फिर जहानाबाद से उन्हें टिकट मिल गया कांग्रेस का। तभी ये हुआ कि किंग महेंद्र कोई दिल्ली से आए, आंधी आई जहानाबाद में कि किंग महेंद्र कोई आए हैं, इतना पैसा इनके पास है, और फिर ये सांसद बन गए। सांसद बन गए तो अब इनकी राजनीतिक पारी शुरू हो गई। अब देखिए एक और मतलब बेजोर घटनाक्रम है कि 1980 के पहले हफ्ते में नतीजे आए थे, जनता पार्टी की विदाई हो गई थी, इंदिरा गांधी कमबैक की थी और देश में इंदिरा गांधी की सरकार फिर से बन रही थी। तो मंत्री परिषद का गठन चल रहा था। तो देखिए इंदिरा गांधी के साथ यदि महेंद्र प्रसाद ने रिश्ता निभाया उस संकटपूर्ण दिनों में, तो इंदिरा गांधी ने भी कैसे रिश्ता निभाया, अच्छे दिनों में भूली नहीं। हाँ, भूली नहीं। तो जो पहली कैबिनेट बन रही थी 1980 की, तो उसमें भागवत झा आजाद को शपथ लेना था। जी। भागवत झा आजाद पहले भी मंत्री रहे थे। तो भागवत झा आजाद कीर्ति आजाद के पिताजी जो बाद में बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो भागवत झा आजाद को शपथ ग्रहण के लिए बुलाया गया। वो वहां पहुंचे राष्ट्रपति भवन के अशोका हॉल में। तो जो उन्हें पर्ची दी गई, जो शपथ लेने की जो पर्ची दी जाती है, तो उन्होंने देखा कि मुझे राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाई जा रही है, जूनियर मिनिस्टर के रूप में। अच्छा। तो भागवत झा आजाद इस बात से नाराज हो गए कि मैं पहले भी मंत्री रहा, फिर से जूनियर मिनिस्टर बन रहा हूं, और उन्होंने शपथ नहीं ली। तो जब उन्होंने शपथ नहीं ली तो इंदिरा गांधी भी, भाई वो तो तानाशाह कही जाती थी और आयरन लेडी कही जाती थी, तो इंदिरा गांधी को भी गुस्सा आ गया। तो उन्होंने भी कोई नोटिस नहीं ली पहले, ठीक है, बाद में बनाया उन्होंने। तो जब भागवत झा आजाद ने शपथ नहीं ली तो एक वैकेंसी रह गई थी। तो उन्होंने फिर से महेंद्र प्रसाद को बुलाया, किंग महेंद्र को, जी, कि महेंद्र प्रसाद जी मैं चाहती हूं कि आपको सेंट्रल कैबिनेट में शामिल करूं। तो महेंद्र प्रसाद ने कहा कि देखिए मैडम, आपने कह दिया, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया, इसके आगे की मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, समझे। तो उन्होंने साफ, तो इंदिरा गांधी ने कहा कि आप ये मत समझिए कि मैं आपको जूनियर मिनिस्टर बनाने जा रही हूँ, डिप्टी मिनिस्टर या कुछ, तो आपको हम ठीक से सम्मान देने जा रहे हैं। तो महेंद्र प्रसाद ने कहा कि नहीं, मुझे सांसद के अलावा, सांसद आपने बना दिया, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो देखिए यह रिश्ता इंदिरा गांधी ने निभाया। और इतना ही नहीं, देखिए इंदिरा गांधी का भरोसा कितना था कि उसी सफदरजंग लेन में किंग महेंद्र को बंगला आवंटित किया गया, 4 सफदरजंग लेन में, जिसमें वे आजीवन रहे। सांसद रहते हुए ही उन्होंने अंतिम सांस ली। और जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई, राजीव गांधी आए, जब तक कांग्रेस की हुकूमत रही ठीक से, किंग महेंद्र को कांग्रेस पार्टी नहीं भूली। ठीक, जैसे मौका मिला, ठीक है, वो अगला चुनाव लोकसभा का हारे, लेकिन बाद में राज्यसभा भेजे जाते रहे, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन भी हुआ। तो किंग महेंद्र को कांग्रेस ने कभी भूलने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि किंग महेंद्र ने उस समय में, देखिए एक बिहारी जिसके खिलाफ, इंदिरा गांधी के खिलाफ पूरे देश की हुकूमत है, मिलने वाले हर व्यक्ति पर नजर है, टेलीफोन टैपिंग चल रही है, तो वैसे में भी वो आदमी, तो देखिए किंग महेंद्र इस तरीके के लोग थे। अब बाद में भी आपने देखा कि जब नीतीश कुमार को जरूरत हुई तब भी वे उनके साथ है, 2005 के चुनाव में आरजेडी के सांसद रहते हुए जी। तो ये उनकी जिंदगी, इसलिए मैंने सोचा कि आपने कल कहा था तो मैं कल कुछ सुना रहा था, तो आज मैं विस्तार से ही सुना दूं, तो आपने सुन ही लिया। तो बिल्कुल ये किस्सा जानना भी जरूरी था और ये भी समझना, इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। हाँ, कि लोगों को पता चलेगा कि आखिरकार बिहारी कैसे होते हैं और वादा कैसे निभाया। वादा कैसे निभाया। बिल्कुल, ना प्रधानमंत्री खुद भूली और ना ही
न किंग महेंद्र भूले। हाँ। तो बहुत ही अच्छा लगा ये कहानी सुनकर। उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगा होगा कि कैसे कैसे किंग महेंद्र का राजनीति में उदय हुआ और उसके बाद तो वो चमकते ही रहे। हाँ, जब तक सांस रही चमकते ही रहे और लोग उन्हें अभी भी याद करते हैं। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही हमें ट्विटर पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।